हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने यारों में, दोस्तों में खूब शेयर करना। गाइस, मेरा आज का टॉपिक झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची झारखंड का सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है गाइस, और ये सेट 1 का है। और आज मैं आपको सेक्शन बी का कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ गाइस, और ये क्लास 11th के बच्चे के लिए काफ़ी उपयोगी है, और ये सब्जेक्ट फिजिक्स का है गाइस। तो गाइस, आपका टॉपिक बड़ा ही आज इंटरेस्टेड होने वाला है, और आज मैं आपका 100% कंसेप्ट क्लियर करूंगा। आइए हम लोग सेट 1 के सेक्शन बी पर आते हैं। देखो, हमारा पहला सवाल क्या है कि दूरी r द्वारा अलग किए गए दो द्रव्यमान m1 तथा m2 के बीच किए गए कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए व्यंजक निकालिए। देखिए, आपके पास दो पिंड है, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है। इसका नाम हमने ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, ठीक है। इसका नाम बी है, ठीक है। अब देखो भाई, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इसके बीच का दूरी कितना है, r है, ठीक है। अब देखो, ये इधर से भी बल लगा रहा है, ये इधर से भी बल रहा है, एक दूसरे के तरफ ये बल लगा रहा है। हमने यहाँ डिस्क्राइब किया है कि ए और बी दो भिन्न वस्तु है, और इसका द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है। इसके बीच का डिस्टेंस r है गाइस, और इसके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो f है गाइस। आप गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से ये जानते हो कि ये जो f है ये समानुपाती होगा m1 और m2 का, ठीक है। और f व्युत्क्रमानुपाती होगा r² का, यानी f समानुपाती होगा दोनों द्रव्यमान के गुणनफल का, और f व्युत्क्रमानुपाती होगा जिसके बीच का जो दूरी है उसके वर्ग का। तो देखो गाइस, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लिए। अब देखो, ये समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या पाते हैं गाइस, ये दोनों फोर्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये F हो गया। अब देखो, यहाँ समानुपाती का चिन्ह दे दिए, और ये m1 m2 और इसको हम लोग गुणा कर दिए, m1 m2 गुना 1/r²। अब देखो गाइस, F समानुपाती का चिन्ह दिए, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको 1 से गुना किए, m1 m2 गुना 1 m1 m2 और r² का r²। अब देखो गाइस, F और ये जब समानुपाती को ख़त्म किए तो बराबर का चिन्ह आ गया, और एक कांस्टेंट राशि आ गया, और कांस्टेंट राशि की जगह पर हमने g दिया, और m1 m2/r²। तो गाइस, हमारा आ गया F बराबर g m1 m2/r²। यहाँ गाइस, F हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, m1 m2 द्रव्यमान है, r दूरी है, और g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो आई होप गाइस आप 8 नंबर के क्वेश्चन को समझे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा क्या है क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण बल का दो विशेषता लिखना है, दो कैरेक्टर इसका लिखना है। तो देखो गाइस, पहला इसका विशेषता है, यह प्रकृति में पाए जाने वाला बलों में सबसे दुर्बल बल है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये सबसे कमज़ोर बल इसको माना है, वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमज़ोर, ये पहला विशेषता है। और दूसरा, ये हमेशा आकर्षण का प्रकृति रखता है, यानी ये हमेशा आकर्षण, खींचने की प्रवृत्ति रखता है। अब गाइस देखो, 9 नंबर में क्वेश्चन में है कि प्रतिबल और विकृति के बीच संबंध को दर्शाने के लिए ग्राफ खींचना है। तो देखो, आप एक ऐसे खींचो, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये O मूल बिंदु है। अब देखो गाइस, यहाँ O से लेकर हम A तक जो खींच रहे हैं ये सीधा है, वो ये सीधा है। फिर यहाँ देखो, यहाँ B से इधर आप कर्व कर दो ऐसे, ठीक है, ऐसे कर्व कर दो, ठीक है। आप ऐसे देखो, पहले सबसे पहले x अक्ष खींचो, फिर आप क्या खींचो, y अक्ष खींचो, और फिर क्या करो, यहाँ से O से लेके यहाँ तक आप सीधा दो, और फिर यहाँ से कर्व कर दो, ठीक है, यहाँ तक ऐसे। अब देखो, इसका नाम A रखे, B C D E रखे। अब देखो गाइस, ये जो A है ये अनुपातिक सीमा है, B प्रत्यास्था सीमा है, C अप्रत्यास्था है,
विभंजक प्रतिबल है और ई ब्रेकिंग पॉइंट है जिसको हम लोग विभंजन बिंदु कहते हैं। गाइज हुक का नियम होता है कि प्रतिबल समानुपाती होगा विकृति का। अब देखो ग्राफ का प्रारंभिक भाग जो ये OA है, यहाँ से यहाँ तक जो आपका OA है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आपका OA है, ये OA है ना, यहाँ तक OA जो है यह एक सीधी रेखा में है और यह OA के बाद ग्राफ वक्रीय हो जाता है और इसके बाद गाइस देखो ये वक्रीय हो रहा है। इधर से क्या हो रहा है आपका, ये वक्रीय हो रहा है। इधर तक आपका स्ट्रेट था और इधर स्ट्रेट नहीं है। तो गाइस यहाँ तक ये हुक के नियम का पालन किया और फिर इसके बाद इधर जो ये वक्र हो गया ये हुक के नियम का पालन नहीं करता है। तो गाइस आप ये ग्राफ खींच दीजिएगा और ये C से यहाँ ऐसे एक रेखा खींच दीजिए O', ठीक है। अब देखो गाइस कहता है कि स्पष्ट रूप से प्रत्यास्थन सीमा यानी पराभव बिंदु और विभंजन बिंदु यानी ब्रेकिंग पॉइंट को चिन्हित कीजिए। इसमें B जो है ये पराभव बिंदु है गाइस और E विभंजन बिंदु है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है हमारा सवाल कि किसी द्रव की बूंद के भीतर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक निकालना है। देखो ये जो है ये द्रव की बूंद है, ये गोलाकार है, ये देखो हम गोल साइज बनाए हैं, ये गोलाकार है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखे हैं, हमारा टॉपिक है किसी द्रव के बूंद के भीतर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक लिखना है। तो द्रव का पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का बूंद सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। पृष्ठ तनाव जो है ना वो द्रव की बूंद को सिकुड़ने का प्रवृत्ति रखता है और इसी प्रवृत्ति को बैलेंस करने के लिए गाइस हम लोग को एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है, ठीक है। आइए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए द्रव का पृष्ठ तनाव को हम लोग गामा लिख दिए, द्रव की बूंद की त्रिज्या को R लिख दिए, द्रव बूंद के भीतर अतिरिक्त दाब ΔP हो गया, द्रव के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर अतिरिक्त दाब ΔP के कारण बल हो गया ΔP × πr²। देखो गाइस ये जो है ये वृत्ताकार बना रहा है, इसका देखो रेडियस हमारा R है, त्रिज्या R है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है ना। तो ये देखो πr², चूँकि इस पर प्रेशर लग रहा है तो पूरे पर ना प्रेशर लग रहा है तो इसलिए ΔP को πr² से गुणा कर दिए, ये ऊपर के तरफ बल लगा, ठीक है। अब देखो गाइस पृष्ठ तनाव के कारण परिधि ABCDA, देखो ABCDA ये पूरा अब जो है ये नीचे के तरफ, नीचे के क्रियाशील बल है तो ऊपर तो लगा ΔP और नीचे क्या लग रहा है गामा, तो गामा × 2πr, ठीक है। ये गामा हो गया और गामा को हम इसका परिधि से 2πr से गुणा कर दिए। तो गाइज यहाँ आपको ये दो बात समझना है। पहला बात समझना है कि बूंद के पृष्ठ के लंबवत बाहर की अतिरिक्त दाब यानी ऊपर के तरफ, ऊपर के कारण जो बल लगेगा तो देखो ऊपर की तरफ प्रेशर ΔP लग रहा है, ΔP को ये जो वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल से गुणा कर दो, πr² से गुणा कर दो तो ये ऊपर का हो जाएगा। और गाइस पृष्ठ तनाव के कारण ये जो परिधि है, ये परिधि जो है ये परिधि पर नीचे की ओर जो बल लग रहा है तो नीचे हमारा पृष्ठ तनाव गामा लग रहा है, गामा को वृत्त का परिधि तो 2πr होता है, इससे गुणा कर दो तो आपको ये 2 मिल गया, ठीक है। अब देखो दोनों बल है गाइस और संतुलन की स्थिति में देखो इधर भी बल है इधर भी बल है। अगर इसको समीकरण फर्स्ट मानते हो इसको समीकरण सेकंड मानते हो तो दोनों तरफ बल है तो संतुलन की स्थिति में ये और ये आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी ΔP × πr² बराबर हो जाएगा गामा × 2πr। अब देखो गाइस ये ΔP × πr² बराबर ये दोनों, ये समीकरण 1 और 2 में ये एक पक्ष तो सेम है, ये भी बल है ये बल है। संतुलन की स्थिति में ये क्या हो जाएगा ये और ये बराबर हो जाएगा, यानी ΔP × πr² बराबर गामा × 2πr। अब देखो ये दोनों बराबर कर दिए, ये पार का खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा ΔP × r² तो r गुना r लिखे बराबर गामा × 2 × r। अब देखो ये r आपका कट हो गया, यहाँ क्या हुआ ΔP × r बराबर 2 × गामा 2 गामा। अब देखो यहाँ ΔP बराबर यहाँ 2 गामा और ये गुना r इस पार गया तो बटे r हुआ, तो हम लिख दिए ΔP बराबर 2 गामा बटे r। तो गाइस ये अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहता एक साधारण लोलक क्या है, जब किसी छोटे और भारी पिंड को कोई छोटा और भारी पिंड को कोई भारहीन पिंड एवं लंबाई में न बढ़ने वाले धागे के एक सिरे से पिंड को बांध कर धागे को किसी घर्षण रहित दीवार से लटका दोगे तो इस प्रकार का जो समायोजन है एडजस्ट है वही सिंपल पेंडुलम है, साधारण लोलक। गाइस यहाँ हम फिगर बना दिए हैं कि जब कोई छोटा और भारी पिंड है
उसको भारहीन एवं लंबाई न बढ़ने वाला धागा, ये धागा है, ये धागा है, से बांध कर धागे को किसी घर्षण रही दीवार से लटका दिए हैं, ये दीवार से लटका दिए हैं। इस प्रकार का जो समायोजन है यही साधारण लोलक है, यही सिंपल पेंडुलम है। अब देखो बी नंबर में एक साधारण लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक निकालना है गाइस। तो सरल आवर्त गति करने वाले कण का त्वरण अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई होता है। ये तो फार्मूला आप जानते ही हो। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, पक्षांतर ओमेगा स्क्वायर वाई को इधर कर दिए, अल्फा को इधर कर दिए। अब देखो यहाँ गुना छिपा है बीच में ना, ओमेगा स्क्वायर गुना वाई बराबर अल्फा। अब ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा अल्फा, ये गुना इस पर आया तो बटे वाई हो गया। अब स्क्वायर समाप्त कर दिए तो रूट अंडर आ गया, रूट अंडर अल्फा रूट अंडर अल्फा बटे वाई। यहाँ तक तो ठीक हो। अब देखो ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2 पाई बटे टी बराबर रूट अंडर अल्फा बटे वाई। अब देखो 2 पाई बटे टी, अब देखो ऊपर पूरे पर रूट अंडर है, जिसका मतलब ऊपर पे भी रूट अंडर नीचे भी रूट अंडर। अब कोना कोनी गुना कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना कर रहे हैं। टी गुना रूट अंडर अल्फा बराबर 2 पाई गुना रूट अंडर वाई। अब देखो टी को फ्री कर रहे हैं, टी बराबर यहाँ 2 पाई इंटू रूट अंडर वाई है, ये है, ये इस पार आया तो क्या हो गया बटे रूट अंडर अल्फा। अब देखो टी बराबर 2 पाई, ये देखो ऊपर भी रूट अंडर नीचे भी रूट अंडर, तो पूरे पर रूट अंडर देखिए वाई बटे अल्फा हो गया। अब देखो टी बराबर 2 पाई गुना ये वाई क्या है हमारा विस्थापन है और ये अल्फा त्वरण है, तो यही हो गया गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं और कहता है सेकेंड लोलक के प्रभावी लंबाई कितनी है। तो ये लोलक है, ठीक है, और टी बराबर आप ये फार्मूला जानते हो 2 पाई इंटू एल बटे जी। अब देखो ये टी बराबर 2 सेकेंड होता है, इन सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। ये तो आप टी बराबर ये फार्मूला जान रहे हो, टी बराबर 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बटे जी होता है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए गाइस, तो टी का स्क्वायर हुआ और 2 दूनी 4, पाई का स्क्वायर, रूट अंडर खत्म हो गया, क्योंकि रूट अंडर का जब स्क्वायर करोगे तो ये खत्म हो जाता है। तो ये रूट अंडर खत्म हो गया तो एल बटे जी हो गया। अब देखो टी स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं, एक है, अब यहाँ कुछ नहीं तो एक है, 4 पाई स्क्वायर गुना एल, 4 पाई स्क्वायर एल बटे जी। अब कोना कोनी गुना किए, पाई 4 पाई आर स्क्वायर एल गुना 1, तो 4 पाई आर स्क्वायर एल हुआ बराबर टी स्क्वायर गुना जी, टी स्क्वायर जी हुआ। अब एल निकाल रहे हैं, एल बराबर देखो यहाँ टी स्क्वायर बटे जी है, ये ना, ये गुना इस पर आया तो क्या हो बटे 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। एल बराबर देखो टी का वैल्यू कितना है 2 सेकेंड है, 2 का स्क्वायर, जी का मान 9.8 होता है, 4 तो है ही है, पाई का मान 3.14 का स्क्वायर होता है। इसको सोल्व कीजिएगा तो 0.993 मीटर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। समतापीय प्रक्रम के दौरान किए गए कार्य का व्यंजक याद कीजिए। देखिए समतापीय प्रक्रम क्या है, ये जैसे आइस है और ये वाटर है, आइस पिघल कर वाटर हो गया, तो इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री है, इसका भी 0 डिग्री, तो समतापीय, दोनों का ताप तो सेम है ना गाइस। अब हमको कार्य का व्यंजक निकालना है, तो W बराबर P इंटू डी बी होता है, P दाब है और डी बी आयतन है। अब देखो PV बराबर nRT पढ़े हो आदर्श समीकरण, PV बराबर nRT। अब यहाँ nR कांस्टेंट है तो PV बराबर देखो nR कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का nR का यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है तो 1 गुना T हो जाएगा। PV बराबर ये T कांस्टेंट है, यहाँ C लिखे। अब देखो यहाँ गुना छिपा है तो P बराबर क्या होगा C बटे V, यानी W बराबर हमारा क्या हो गया, देखो यहाँ W बराबर हमारा ये ना है P डी वी, तो P के जगह पे लिख दिए C बटे V यहाँ इंटू देखो डी वी, ठीक है, W बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिए, अब इंटीग्रेशन किए तो डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं गाइस। अब देखो हम लोग लिमिट लगा रहे हैं, तो यहाँ लिमिट लगाने का नियम होता है, देखो D के साथ क्या है तो V है, और V का न्यूनतम मान V1 होता है और महत्तम मान V2 है। तो लिमिट लगाने में इसका लोअर लिमिट V1 लगा दिए, अपर लिमिट V2 लगा दिए, ठीक है। अब देखो अब इंटीग्रेशन उसी राशि का होता है जो D से संबंधित होता है, शेष राशि बाहर हो जाता है। तो D से संबंधित कौन है, V है, तो V को अंदर रखेंगे, C को बाहर कर दिए, C को बाहर कर दिए। अब यहाँ देखो हमारा क्या बचा, dV बटे V बचा, और आपने एक सूत्र पढ़ा है dx बटे x बराबर आप log x पढ़े हैं, log x को हम ln x भी कहते हैं। अब देखो गाइस यहाँ dV बटे V का क्या हो गया, ln V हो गया सूत्र। अब देखो ये V2 और V1 लिख दिए। अब देखो C, अब देखो अब हम जो ये इसका यूज करेंगे लिमिट को, तो पहले ऊपर का मान माइनस देकर नीचे का मान, तो ln V के जगह पर पहले V2 दिए और माइनस ln V के जगह पे V1 दिए। अब गाइज आप एक सूत्र पढ़ा हो log x माइनस log y बराबर log x बटे y, ऐसा सूत्र पढ़े हो ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा ln V2 बटे V1, ठीक है गाइज। अब हम यहाँ इसको और फ्रेश कर दिए इस जगह,
यहाँ देखो, यहाँ सी बराबर क्या होता है, NRT होता है और ln V2/V1, यही हमारा कार्य का व्यंजक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ देखो क्या कहता है, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या है, विशिष्ट गुप्त ऊष्माधारिता क्या है गाइस, 1 kg द्रव्यमान का ताप को 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का जो परिणाम होता है उसको हम लोग विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इसको C से लिखते हैं। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, C बराबर ΔQ/m Δθ। अब देखो गाइस, दूसरा है गुप्त ऊष्माधारिता क्या है, ऊष्मा की वैसी मात्रा जो ताप को स्थिर रखता है और अवस्था में परिवर्तन लाता है। यानी ताप को स्थिर रखेगा लेकिन अवस्था में चेंज कर देगा। ठीक है, यही गुप्त ऊष्माधारिता है गाइस। अब हम बढ़ते हैं आगे, कैलोरीमिति का सिद्धांत। दो अलग अलग ताप वाली वस्तु है, एक वस्तु A है, एक वस्तु B है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, यह एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो हीट क्या होगा, ऊंचे ताप वाले वस्तु से नीचे ताप वाला वस्तु में जाएगा। अगर इसका ज़्यादा हीट है और इसका हीट कम है तो यह अधिक से कम की ओर जाएगा। दो अलग अलग ताप वाली वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रखा जाएगा तो हीट जो है ना, ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाले की ओर जाएगी, यानी ज़्यादा हीट से कम हीट की ओर जाएगा। ये तब तक होगा गाइस जब तक कि दोनों का ताप समान नहीं होगा। ठीक है, अब कहने का मतलब गाइस कि यहाँ देखो 20 जूल इसका हीट है और इसका 10 जूल है, तो कहने का मतलब ये कब बराबर होगा, तो देखो 20 और 10 क्या होता है, 20 और 10 आपका 30 होता है। तो अगर 15 जूल और 15 जूल दोनों का बराबर हो जाएगा तब ये लेना देना बंद कर देगा। तो गाइस, कैलोरीमिति का सिद्धांत है, दो अलग अलग ताप वाली वस्तुएं अगर एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो हीट ऊंचे वाले ताप से नीचे वाले ताप की ओर जाएगा, यानी ज़्यादा से कम की ओर जाएगा। ये तब तक होगा जब दोनों वस्तु का ताप समान नहीं हो। जब दोनों का ताप समान हो जाएगा तब न लेना न देना। यानी कहने का मतलब गाइस, हम शॉर्टकट में कह सकते हैं, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, यही कैलोरीमिति का सिद्धांत है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अंतिम सवाल पर आते हैं गाइस, और ये न्यूमेरिकल है। एक डोरी में अनुप्रस्थ आवर्त तरंग का वर्णन निम्न समीकरण द्वारा किया। ये समीकरण दिया है और इसमें हम लोग को आयाम निकालना, आवृत्ति निकालना और प्रारंभिक बिंदु पर प्रारंभिक कला निकालना। तो y बराबर देखो दिया है 3.0 है तो पॉइंट को खत्म कर दो, 3 sin 36t प्लस 0.018x प्लस π/4 और y बराबर फार्मूला होता है गाइस a sin ω_t प्लस kx प्लस 5। अब देखो तुलना करेंगे, ये a और ये 3, कंपेरिजन होगा, a बराबर 3 हो गया, आयाम निकल गया आपका। अब निकालना आवृत्ति, देखो ये ω_t किसके बराबर होगा, 36t के बराबर होगा, तो ω_t बराबर 36t लिखे, ये t खत्म हो गया, ω बराबर 36 हुआ और ω बराबर फार्मूला होता है ना 2πn, यहाँ लिख दिए बराबर 36, 2 से कट गया 18 बार में, अब बचा πn बराबर 18, πn बराबर 18 बचा, तो यहाँ देखो पाई गुना n बराबर 18 हुआ। सिर्फ हम n निकालेंगे, आवृत्ति निकालेंगे तो 18/π हो जाएगा। आवृत्ति का साय मतलब हट होता है। और गाइस, प्रारंभिक बिंदु पर अब प्रारंभिक कला जो है ये ये क्या हो जाएगा, π/4 है, तो ये जब प्रारंभिक कला हो जाएगा। तो आई होप गाइस आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य बनता है। और गाइस, हम आपसे आग्रह करते हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और गाइस, आप वीडियो को खूब शेयर करेंगे ताकि यह हर स्टूडेंट तक पहुंच सके और वह एग्ज़ाम में धमाल मचा सके। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।